नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक श्री रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज। आज आपको कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूं। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से निम्न शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय और इसकी परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड, समष्टि अर्थशास्त्र व सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है, अलग है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, और अंत में समष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसका आशय। पहला शिक्षण बिंदु, समष्टि अर्थशास्त्र से आशय और इसकी परिभाषा। सबसे पहले आशय जानते हैं। व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन सामूहिक इकाइयों का समग्र अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल बचत, कुल विनियोग जैसी यौगिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करके समग्र या कुल योगों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसे सामूहिक अर्थशास्त्र या यौगिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने, महान अर्थशास्त्रियों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। आइए उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों तथा महान अर्थशास्त्रियों ने भी समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। व्यापक अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर गार्डनर एक्ले लिखते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र समूहों अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले औसतों का अध्ययन है। अर्थात यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करके समग्र का अध्ययन करता है, जैसे कि कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, कुल विनियोजन इन्वेस्टमेंट, कुल उपभोग कंजप्शन, कुल बचत, समग्र पूर्ति, समग्र मांग, सामान्य कीमत स्तर, सामान्य मजदूरी स्तर तथा सामान्य लागत ढांचा। प्रोफेसर सुंज के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। इसी प्रकार बोल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो बड़े समूहों तथा औसतों का अध्ययन करता है, ना कि विशिष्ट मदों का। इन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करता है तथा इसके पारस्परिक संबंधों की जांच भी करता है। इसी तरह लिप्से एवं क्रिस्टल ने कहा है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक समष्टि के आचरण का अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषाओं से, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करके कुल योगों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों या औसतों का और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। बच्चों, अब हम अगले शिक्षण बिंदु की तरफ आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से हुई है, जिसका अर्थ है बड़ा, यानी कि लार्ज।
मैक्रो शब्द का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने सन 1933 में किया। प्रोफेसर रैगनर फ्रिस नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त था। ओस्लो विश्वविद्यालय में काम करते थे। इनका पूरा नाम रैगनर एंटन क्रिटल फ्रिस था और इन्होंने अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। सन 1933 में पहला भाग था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा भाग था मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला भाग माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में से हम, और दूसरा भाग था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं या व्यापक अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं। ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग थे। अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांत समान रूप से माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में और व्यापक अर्थशास्त्र में समान रूप से एक ही प्रकार से लगते हैं, लेकिन अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने इसको दो भागों में बांटा। पहला भाग सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा भाग मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र कहलाया। और आगे हम शिक्षण बिंदु में जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स किस प्रकार अलग है, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार अलग है। अब हम बात करते हैं अगले शिक्षण बिंदु की, समष्टि अर्थशास्त्र व सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है, अलग है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे विशिष्ट फर्मों का, विशिष्ट उपभोक्ता वर्ग का आदि। प्रोफेसर बोल्डिंग का भी कथन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, वैयक्तिक मूल्यों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। जबकि आपको मैंने परिभाषा में भी बताया था, पहले ही बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के कथनानुसार भी व्यापक अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जो बड़े समूहों तथा औसतों का अध्ययन करता है, ना कि विशिष्ट मदों का। यह उन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करता है, वह इनके पारस्परिक संबंधों की जांच भी करता है। इसमें बड़े समूहों का, समग्र का, आचरण का, व्यवहार का, समग्र का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो दोनों में व्यापक अंतर है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम इकाइयों के समूहों के आचरण व्यवहार का अध्ययन करते हैं, समग्र का अध्ययन करते हैं। यूं तो इन दोनों में काफी अंतर है, व्यापक अंतर है, परंतु ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये दोनों ही पूर्ण नहीं है। इन दोनों में पर्याप्त कमियां हैं, इनकी सीमाएं हैं और ये एक दूसरे पे पूर्णतः निर्भर हैं और इनमें घनिष्ठ संबंध है। आइए अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व इसका क्षेत्र। अगले शिक्षण बिंदु में हम समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व इसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसके क्षेत्र के अंतर्गत किन विषयों का समावेश किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय व रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, व्यापार चक्र सिद्धांत, मौद्रिक एवं बैंकिंग समस्याएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, समान कीमत स्तर व राजस्व का विषय का अध्ययन किया जाता है। आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु है राष्ट्रीय आय व रोजगार सिद्धांत। इसको समझते हैं।
राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय की धारणा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश की समग्र आय की माप की जाती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। एक देश के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही मापा जाता है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड एवं राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय के अलावा रोजगार सिद्धांतों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत ही किया जाता है। रोजगार सिद्धांतों में प्रतिष्ठित विचारधारा का सिद्धांत और किन्स का रोजगार सिद्धांत आदि सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। दूसरा बिंदु है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री व क्षेत्र का व्यापार चक्र सिद्धांत। व्यापार चक्र सिद्धांत का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, लेकिन इसके पहले हमें यह जानना होगा कि व्यापार चक्र होते क्या है। अर्थव्यवस्था में होने वाले ऐसे आर्थिक उतार चढ़ाव जो बार बार नियमित रूप से होते रहते हैं, व्यापार चक्र अथवा चक्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव कहलाते हैं। वास्तव में व्यापार चक्र वह आर्थिक घटना है जो लगभग निश्चित समय पर नियमित रूप से बार बार घटित होती है या उत्पन्न होती है, और ये उत्पादन में परिवर्तन द्वारा कीमतों तथा रोजगार की स्थिति में वैकल्पिक परिवर्तन ला देती है। व्यापार चक्र को अंग्रेजी अर्थशास्त्री ट्रेड साइकिल्स कहते हैं, जबकि अमेरिकी अर्थशास्त्री बिजनेस साइकिल कहना पसंद करते हैं। व्यापार चक्रों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे मंदी की अवस्था, जैसे हम समुच्चय भी कहते हैं। उसके बाद पुनरुत्थान की अवस्था आती है, फिर समृद्धि और तेजी की अवस्था आती है, विस्तार की अवस्था आती है, और फिर प्रतिसार या सुस्ती की अवस्था आ जाती है। इसके अध्ययन के विभिन्न सिद्धांत हैं व्यापार चक्र के, उन सबका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जैसे नव परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे हम सुपीटर का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के गुणकत्वरक सिद्धांत है। हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत है। इसके अलावा गुडविल, कार्लडोर और हार्टे हेयर के भी व्यापार चक्र सिद्धांत हैं, और इन सबका अध्ययन हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हम करते हैं। तीसरा बिंदु है मौद्रिक एवं बैंकिंग सेवाएं। इसके अंतर्गत हम देश की मौद्रिक नीति के बारे में जानते हैं कि देश की मौद्रिक नीति किस प्रकार की है, और देश की मौद्रिक नीति संबंधित क्या नीतियां देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तैयार की जाती हैं। सबसे पहले हम मौद्रिक नीति को समझते हैं। मौद्रिक नीति से तात्पर्य उन सब उपायों से है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा साख को नियंत्रित करने या करते हैं। किसी देश की सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मुझे आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं कि मूल्य स्थिरता या विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, चलन में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाती है वो मौद्रिक नीति कहलाती है, और इन सबका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में ही करते हैं। इसके अलावा भी बैंकिंग कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे मुद्रा की पूर्ति, साख निर्माण, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, इन सबका विस्तृत अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, और इनसे संबंधित नियमों को, सिद्धांतों को भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन करके जानते हैं। चौथा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रत्येक देश के, दो देशों के आपस के लेन देन व रिश्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संबंध उन आर्थिक अथवा व्यापारिक सौदों से होता है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। प्रत्येक देश में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उन पर वहां के मानवीय श्रम एवं उपलब्ध तकनीक से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं तथा जब उन वस्तुओं को बाहर भेजा जाता है तो वे अन्य देशों के उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की जाती हैं। ऐसा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के आधार पर होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन के कारण ही विदेशी व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि इससे प्रत्येक राष्ट्र ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जो वह सबसे कम लागत पर बना सकता है। लागतों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है। वर्तमान में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश यह प्रयास करता है कि वह कम कीमत वाली श्रेष्ठ वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन करे तथा वस्तुओं का निर्यात करे तथा उन वस्तुओं का आयात करे जो दूसरे देश कम कीमत तथा श्रेष्ठता से बना रहे हों। यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांत हैं जैसे कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। इन सबका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। विदेशी विनिमय दो देशों के बीच विदेशी व्यापार होता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है जैसे कि विदेशी विनिमय दर क्या है, इन सब का अध्ययन और ये कैसे निश्चित होती हैं, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश की द्वारा सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुद्राओं पर ही आधारित है। अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या होती है जिसके समाधान के लिए दोनों देशों की मुद्राओं को निश्चित दरों पर बदला जाता है। जिस दर पर एक देश की मुद्रा को एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा की इकाई से बदला जाता है वह विदेशी विनिमय दर कहलाती है। इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अलावा भुगतान संतुलन का भी अध्ययन जो कि विदेशी व्यापार का मुख्य लेखा है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला मुख्य बिंदु है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर जनरल प्राइस लेवल कुछ निश्चित वस्तुओं एवं सेवाओं के समग्र मूल्य का काल्पनिक दैनिक माप है। इसे प्राय किसी आधार तिथि पर समग्र मूल्य से तुलना करके देखा जाता है। इसके बारे में भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाता है। और सातवां बिंदु है राजस्व। राजस्व यानी कि सरकार के आय व्यय का लेखा। तो राजस्व ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन है जो कि सार्वजनिक सत्ताओं के व्यय एवं कोषों की प्राप्ति से संबंधित है। राजस्व का मूल अर्थ सरकारों के आय व्यय से है। सरकार शब्द के अंतर्गत केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय शासन सत्ताएं सम्मिलित होती हैं। आजकल वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण को भी राजस्व में शामिल किया जाता है। संक्षेप में राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, आर्थिक स्थायित्व और संघीय वित्त। संघीय वित्त से मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा
अन्य बिंदु भी हैं जिनके बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा एवं राजकोषीय नीति और विनियोग फलन, विभिन्न प्रकार के आर्थिक मॉडल, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व क्षेत्र के अंतर्गत ही करते हैं। अगला शिक्षण बिंदु, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। सरकार विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्माण समाज के लिए करती है, अर्थात सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करती है। सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए जिन नीतियों का निर्धारण सरकार करती है, उन सबकी व्याख्या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही की जाती है। दूसरा, जटिल अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में महत्व। देश जितना बड़ा होता है उतनी ही जटिल उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और जटिल अर्थव्यवस्था में जो भी अध्ययन किए जाते हैं वे बृहद स्तर पे होते हैं, समग्र स्तर पे होते हैं, और उन अध्ययनों के द्वारा सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए जटिल अर्थव्यवस्था की विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परिणाम निकाले जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। इन सब की व्याख्या, विश्लेषण, अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अगला महत्व बिंदु है गतिशील अर्थव्यवस्था में विश्लेषण तथा समाधान ढूंढने में सहायक। गतिशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, व्यापार चक्रों के कारण उनसे होने वाले विभिन्न परिणाम, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। गतिशील अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की तुरंत आने वाली परेशानियों व समस्याओं का समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही ढूंढा जाता है। मुद्रा मूल्य निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या। मुद्रा मूल्य निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या से आशय है मुद्रा में होने वाले परिवर्तन, मुद्रा की पूर्ति में आने वाली समस्याएं, मुद्रा के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव। दूसरे शब्दों में कहें हम तो मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा स्फीति से आशय है जब मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। इसी प्रकार अस्फीति जब मंदी की अवस्था होती है, जब महंगाई की अवस्था होती है, उस समय समग्र समाज पर, सामूहिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है व समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। यूं तो समष्टि और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यापक अंतर है, पर जैसा मैंने बताया आपको पहले कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक अंतर होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास समष्टि अर्थशास्त्र के पर ही निर्भर है, और समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास होता है और इसके समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए उपयोगी। आधुनिक समाज में दिन प्रतिदिन कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं, नवीन समस्याएं आती जा रही हैं। उसी के अनुसार नवीन सिद्धांतों, नवीन शोधों की आवश्यकता है। इन सभी में सरकार के साथ साथ अर्थशास्त्रियों के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है।
अंतिम शिक्षण बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं के अंतर्गत पहला बिंदु, केवल संपूर्ण अर्थव्यवस्था के महत्व से संबंधित अध्ययन। जो युक्तियां छोटे समूहों व व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में कोई महत्व नहीं होता। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। केवल समरूप इकाइयों व समूहों का अध्ययन, अर्थशास्त्र के अंतर्गत समरूप इकाइयों व समूहों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वास्तव में समरूप इकाइयों का मिलना बहुत मुश्किल है। समूह में, बनावट में, आकार में, माप में बहुत अंतर मिलते हैं, अतः समरूप इकाइयों का मिलना बहुत मुश्किल है। जिन घटकों का समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वे अरुचिपूर्ण तथा महत्वहीन घटक हो सकते हैं। समूह के आधार पर निकले निष्कर्ष भ्रामक। जैसा हम जानते हैं, इसमें इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इकाइयों का मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। और समग्र के अध्ययन में उनकी आंतरिक संरचना में, बनावट में अंतर हो सकता है, जो कि स्वयं में महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका स्वयं में विशेष महत्व हो सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत केवल समूह का ही अध्ययन किया जाता है, अतः इनसे प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप 2015 व 2016 के समान मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि राष्ट्रीय आय के वितरण में भी कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत होगा, भ्रामक होगा, क्योंकि हो सकता है कि मूल्य स्तर में परिवर्तन ना होने के कोई और कारण भी हो सकता है कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी हो, जिससे किसानों की आय में कमी आई हो, और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो, मूल्यों में वृद्धि हुई हो, जिससे कि व्यापारियों व उद्योगपतियों की आय में वृद्धि हुई हो। अतः आंतरिक संरचना का भी विशेष महत्व होता है, जबकि इसमें इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। अतः समूह के आधार पर निकले निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। अधिकांश भाग विकसित देशों के लिए उपयुक्त। समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता इस तथ्य के द्वारा भी सीमित हो जाती है कि इसका अधिकांश भाग विकसित देशों के लिए ही उपयुक्त है। इस प्रकार हमने आज समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय को जाना और उसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन किया। गृह कार्य स्वरूप आप विभिन्न प्रश्नों को इसके आज की कक्षा के द्वारा, शिक्षण के द्वारा उनके उत्तर अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इस आज की क्लास से संबंधित प्रश्न बनते हैं। प्रथम प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है? दूसरा प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसकी सीमाएं व महत्व की विवेचना कीजिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर आज की कक्षा को देखकर, समझकर नोट कीजिए।